हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं। 12 से लेकर 18 जुलाई तक अपना सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसमें हम कवर करेंगे राजस्थान पॉलिटी का एक आयोग RPSC। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी में कुछ आयोग दिए हुए हैं। RPSC दिया हुआ है, RCC दिया हुआ है, RSFC दिया हुआ है। कौन कौन से है? RPSC है, RCC है, इलेक्शन कमीशन, RSFC है, फाइनेंस कमीशन, लोकायुक्त है, RSCW है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ वुमेन ऐसा करके है एक और आयोग दिया हुआ है। तो इन सभी का एक हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में देखेंगे RPSC के बारे में। और जो अपना सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो भी कौन कंडक्ट करवाती है? RPSC कंडक्ट करवाती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मतलब किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में केवल 3 रियासतों में ही अपना खुद का लोक सेवा आयोग था। ठीक है, किस किस में था? जयपुर में था, जोधपुर में था और बीकानेर में था। जयपुर में कब बना था? 1940 में, जोधपुर में 1939 में और बीकानेर में 1946 में बना था। ठीक है, फिर इसके बाद ली कमीशन आया एक, जिसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना सिर्फ सिफारिश की थी, स्थापना नहीं कर पाया, लेकिन सिफारिश की थी कि इस प्रकार का एक आयोग होना चाहिए। परंतु राज्य स्तर के लोक सेवा आयोगों के लिए किसी भी प्रकार कोई भी विशेष विचार नहीं किया था। मतलब केंद्र के लिए तो इन्होंने क्या मांग कर दी? UPSC की मांग कर दी थी, लेकिन राज्य के लिए किसी प्रकार कोई प्रावधान नहीं किया गया। आगे देखते हैं तो स्थापना में कौन कौन से घटनाक्रम हुए। तो पहले 16 अगस्त 1949 को तत्कालिक राज प्रमुख उस टाइम कौन थे? महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा RPSC के गठन हेतु 28वां अध्यादेश जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद 20 अगस्त 1950 को यह अध्यादेश राजस्थान राज्य के आधिकारिक राजपत्र मतलब गजट में प्रकाशित हुआ था और 22 दिसंबर को विधिवत रूप से RPSC की स्थापना हो गई थी और इसी दिन से RPSC ने कार्य करना भी शुरू कर दिया था और 22 दिसंबर को ही स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। किसका? RPSC का। तो फाइनली 22 दिसंबर 1949 को RPSC ने की स्थापना हो गई थी और इन्होंने अपना कार्य करना भी शुरू कर दिया था। जब बात करें हेडक्वार्टर की, तो प्रारंभिक मुख्यालय स्थापना के समय RPSC का प्रारंभिक कार्यालय जयपुर में था, लेकिन बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर प्रशासनिक संतुलन हेतु मुख्यालय को जयपुर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, जयपुर से ट्रांसफ़र करके कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? अजमेर कर दिया था। जब स्थापना हुई थी तो कहाँ था हेडक्वार्टर? जयपुर में था, लेकिन बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? अजमेर में। अजमेर में कहाँ? उगरा घाटी में। कब? 1956 में। किसकी सिफारिश पे? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्य संख्या का क्या क्या विकास रहा था। जब स्थापना हुई थी 1949 में तो सदस्य कितने थे? 1 अध्यक्ष थे और 2 सदस्य, कुल मिला के 3 सदस्य थे। फिर 1968 में 1+3 हो गए, मतलब टोटल 4। 1973 में 1+4 टोटल 5 हो गए थे। 1981 में 1+5 मतलब 6 सदस्य और 2011 में 1+7 और ये कुल मिला 8 सदस्य हो गए थे। लेकिन जुलाई 2025 में जो नवीनतम विधेयक पारित हुआ तो उसमें 1+10 हो गए, मतलब टोटल 11 मेंबर हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि शुरू में कितने थे? 3 और कम से कम अभी कितने हैं? ये शुरू और अंतिम वाला याद रख लीजिए, शुरू में 3 थे और अभी 11 सदस्य हैं। फिर बात करते हैं कि संगठनात्मक ढांचा, मतलब 6 प्रशासनिक विभाग कौन कौन से हैं इनमें, वो देखते हैं कि तो सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु RPSC सचिवालय कुल 6 संभागों में विभाजित किया है। आपको ध्यान रखना है कि RPSC को कितने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया? 6 में। कौन कौन से? प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग और विधि संभाग और शोध संभाग। ठीक है, इन 6 डिपार्टमेंट्स में RPSC को डिवाइड किया गया है। इन सभी संभागों कार्य की देखरेख तथा समन्वय RPSC के सचिव द्वारा किया जाता है। RPSC के सेक्रेटरी द्वारा इन सभी डिपार्टमेंट्स को देखा जाता है, मैनेज किया जाता है और उनकी देखरेख की जाती है। आगे देखते हैं संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से। तो ये इसका उल्लेख है किसका? मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, SPSC का कहाँ उल्लेख किया गया? भाग 14 में, आर्टिकल 315 व 316। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोगों का उल्लेख किया गया है। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 315। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग मतलब UPSC और प्रत्येक राज्य के लिए एक SPSC का प्रावधान किया गया है। मतलब 315 में क्या बताया गया है?
ये सेंटर के लिए यूपीएससी होगा और स्टेट के लिए एसपीएससी होगा। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है, मतलब जेपीएससी का गठन कर सकती है। मतलब एक साथ 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में एक ही लोक सेवा आयोग कार्य कर सकता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 316 के बारे में, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना रहता है? पद ग्रहण से 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, मैक्सिमम 6 साल रहेगा। अगर उससे पहले अगर किसी की एज 62 साल हो जाती है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। प्रारंभिक आयु सीमा 60 वर्ष थी, लेकिन 41वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिए। पहले कितनी थी? 660 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 662 हो गई है। और किससे हुई थी? 41वें संविधान संशोधन से ये एज बढ़ा दी गई थी। योग्यता क्या होनी चाहिए? आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और जो बाकी 50% है वो कौन होंगे? वो वकील वगैरह, समाजवेता या फिर विधि के जो जानकार होंगे वो होंगे। पदमुक्ति एवं सेवा शर्तें क्या है? अनुच्छेद 317 और 318 में बताया गया है। अनुच्छेद 317 में पदमुक्ति या फिर रिमूवल के बारे में बताया गया है। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य को केवल कदाचार, मतलब मिसबिहेवियर या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। हटाने की शक्ति, इन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है। और राज्यपाल को नहीं। इनको पद से हटाने का सिर्फ कौन हटा सकता है? इनको प्रेसिडेंट हटा सकता है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट आवश्यक है। सस्पेंशन की बात करें तो जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष सदस्य को निलंबित कर सकता है। जांच के दौरान सिर्फ गवर्नर इनको निलंबित कर सकता है, लेकिन परमानेंटली सिर्फ कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है। बात करें आर्टिकल 318 की, सेवा शर्तें दी गई है। तो सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ध्यान रखना आपको ये कि हटा तो परमानेंटली कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है। और जांच के दौरान सिर्फ इनको गवर्नर निलंबित कर सकता है। और इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करने वाला। ये कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 318 में। अब देखते हैं रीअपॉइंटमेंट और रोक कार्य विस्तार के बारे में। आर्टिकल 319 से लेकर 321 तक बताया गया है। आर्टिकल 319 रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष सदस्य उसी पद पर रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगर कोई सदस्य है तो वापस सदस्य नहीं बन सकता, अगर कोई अध्यक्ष है तो वापस अध्यक्ष नहीं बन सकता। आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो केवल यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर अन्य किसी एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये ध्यान रखना है। लेकिन आरपीएससी के सदस्य हैं वो सिर्फ आरपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो जिस पोस्ट से अगर रिटायरमेंट हुए हैं तो वापस उसी पोस्ट पे वो नहीं आएंगे, उससे अपर पोस्ट पे जा सकते हैं। आर्टिकल 320 में देखें तो आयोग के कार्य बताए गए हैं। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन व साक्षात्कार संपन्न करवाना, ये आरपीएससी के काम है। प्रमोशन, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर राज्य सरकार को सिर्फ परामर्श दे सकती है, कुछ डिसीजन नहीं ले सकती है। ये सिर्फ राज्य सरकार को ये एडवाइस दे सकती है कि प्रमोशन, ट्रांसफर या फिर किस प्रकार से होना चाहिए। बात करें आर्टिकल 321 के तो कार्यों के विस्तार का पावर दिया गया है। राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर आरपीएससी के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। कौन कर सकता है? सिर्फ राज्य का विधानमंडल। अब बात करते हैं व्यय और वार्षिक प्रतिवेदन की। आर्टिकल 322 और 323। आर्टिकल 322 में आयोग के खर्चों की बात की गई है। आरपीएससी अध्यक्ष, सदस्य और संपूर्ण स्टाफ के वेतन, भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पे? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस व्यय पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं होता, ये गैर मतदेय है। आर्टिकल 323 में बात करें तो वार्षिक प्रतिवेदन है, रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। आरपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों का लेखा जोखा वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आरपीएससी किसको देती है? गवर्नर को देती है। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखते हैं या फिर वहीं पेश करते हैं। कहाँ पे जाते हैं? विधानमंडल में। आरपीएससी देती है गवर्नर को, गवर्नर देता है विधानमंडल के सामने पेश करता है पूरा एनुअल रिपोर्ट को। आगे देखते हैं तो आरपीएससी के सचिवालय एवं प्रथम पदाधिकारी। सचिवालय का प्रबंधन प्रशासनिक स्तर पर सचिव द्वारा संभाला जाता है। प्रथम सचिव कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा थे। प्रथम महिला सचिव कौन थे? श्रीमती ओतिमा बोर्डिया थी। आरपीएससी को अब तक कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? मंथन अवार्ड मिल चुका है 2016 में तकनीकी नवाचारों एवं श्रेष्ठ आईटी उपयोग हेतु। स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला था 2018 में ई गवर्नेंस के लिए।
और टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड मिला था 2018 में पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली विकसित करने के लिए। अध्यक्षों का विशिष्ट वर्गीकरण, प्रशासनिक पृष्ठभूमि। आरपीएससी के इतिहास में रहे विशिष्ट, मतलब आरपीएससी के इतिहास में जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो कहाँ से रहे हैं, जो अध्यक्ष जो आईएएस रहे हैं तो इनमें कौन है, श्री एल जोशी कार्यवाहक के रूप में सेवा दी, और फिर इसके बाद उनके बाद BL रावत, राम सिंह चौहान, LK पंवार और दीपक उप्रेती। कौन कौन आईपीएस थे जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे थे, श्री PS यादव, देवेंद्र सिंह, HM मीणा, महेंद्र लाल कुमावत, हबीब खान गोरान, भूपेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार, ये आईपीएस रहे थे। कार्यवाहक अध्यक्ष एवं महिला सदस्यों की सूची। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं, अभी देखा था मैंने, एक तो यही है जोशी जी जो कार्यवाहक के भी रहे थे और ये आईएएस थे, श्री LL जोशी और HC सिंघारिया, SS टाग और HN मीणा, RD सैनी, शिव सिंह राठौड़, जसवंत राठी, कैलाश चंद्र मीणा और NK बेरवा, ये कार्यवाहक या एक्टिंग चेयरमैन रहे थे। आयोग में महिला सदस्य कौन कौन थी, कांता खतूरिया, त्यागपत्र देने वाली पहली सदस्य, कमला भील, प्रकाश शर्मा, दिव्या सिंह, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था, राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा, ये कौन कौन थी, ये महिला सदस्य थी। विशेष तथ्य, इस्तीफा या न्यायिक पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। जिन्होंने अपने पद पर रहते इस्तीफा दे दिया था कौन कौन थे, श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती दिव्या सिंह, शिवपाल सिंह रायमेल और श्याम सुंदर शर्मा। कौन कौन जो जुडिशरी से जो रिलेटेड है और अध्यक्ष रहे, श्री SK घोष, आयोग के प्रथम अध्यक्ष 1949, उनके बाद RC चौधरी, मोहम्मद याकूब, JM खान, यतीन्द्र सिंह और हनुमान प्रसाद, जो ये सभी अध्यक्ष थे जो जुडिशरी से संबंधित थे। और जो सुबह अभी ऊपर देखे थे ये वो अध्यक्ष हैं जो IAS रहे थे और ये वो अध्यक्ष हैं जो IPS रहे थे। तो अपने पूरा सारा डिटेल में सारा अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हमने सब कुछ हम डिसाइड कवर कर लिया है, इतिहास से लेकर स्थापना कैसे हुई, सदस्यों की संख्या, थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे और सारे आर्टिकल हमने 1 बाय 1 देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।